बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, कल शाम 9 बजे के बाद से, या ये कह लें कि कल रात 9 बजे के बाद से पाकिस्तानी सियासत में जो उतार चढ़ाव आया है वो माजी करीब में देखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस अंदर दाखिल हुई, उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट को हिरासत में लिया। लेकिन ये तमाम चीजें उस वक्त की गई, इसलिए की गई कि जनाब उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया था और इस जलसे में अली अमीन गंडापुर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो हैं लेकिन फिर भी वो केपी के सीएम है, उस हैसियत से उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिस लबो लहजे का इस्तेमाल किया, जिस तरह से खवातीन एंकर्स के बारे में कहा गया, जिस तरह से ये कहा गया कि अभी तो हम वो जिहाद कर रहे हैं जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर हम ऐसा जिहाद करेंगे, हमें 2 हफ्ते में हम अगर खान साहब को रिहा नहीं किया गया तो हम खान साहब को खुद रिहा करवा सकते हैं। जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की लबो लहजे का इस्तेमाल किया गया, कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा उस पर माजरत खाते। उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनका साथ साथ ये कहना था कि जिस तरह की पाबंदी, जिस तरह का हमें एक तो सियासी तौर पर स्पेस नहीं दी जा रही है तो इस तरह का रिएक्शन है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर के अल्फाजों के लबो लहजे की, अंदाज की हम मुजम्मत करते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए था मामला। लेकिन आज क्या हुआ? आज सहाफियों से मुलाकात हुई, जाहिर सी बात है कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो मुलाकात होती है। खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा मैं उसको इन्फोर्स करता हूं, यानी मैं उसकी तायीद करता हूं। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं माजरत खान नहीं हूं अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू पर, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो माजरत खान हैं वो बुज़दिल हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो रहनुमा जो कल तक अली अमीन गंडापुर के लबो लहजे, उनके अल्फाज, उनके अंदाज पर कह रहे थे कि जनाब ये नहीं होना चाहिए थे, इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, ये एक सियासी तकरीर हो सकती है, पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हो सकती है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो चेयरमैन हैं खान साहब, उन्होंने कह दिया कि कोई माजरत नहीं करेगा, और जो माजरत कर रहा है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। पर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये लबो लहजा तो पाकिस्तानी सियासत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत हो, सहाफत हो, कोई भी शोबा हो, उसके हुदूद व क़यूद होने चाहिए, हर एक की गुफ्तगू का तरीक़ेकार होना चाहिए। इतना इंसान को अखलाकियात से नीचे नहीं जाना चाहिए कि आज नहीं तो कल अगर आप उसको फेस करते हैं, अपने बदतरीन दुश्मन को फेस करते हैं, तो एटलीस्ट उसकी आंखों में आंखें डाल के तो बात करें, शर्मिंदगी से आपकी आंखें नीचे तो ना हो। खैर जनाब, फिर उन्होंने, यानी बानी पीटीआई ने एक और बात बोल दी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म के कोई ना टॉक्स होंगे, ना बातचीत होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, अब नहीं होगा कोई मामला। और उन्होंने ये भी कह दिया कि लाहौर का जलसा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी ये सवालिया निशान है कि लाहौर का जलसा होता है नहीं होता है, उन्होंने कहा अब तो जलसा हर हाल के अंदर होना है। ये तो एक साइड की स्टोरी हो गई। आज कौमी असम्बली के अंदर खिताबात हुए, इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर ये कहा गया, अच्छा अब अराकीन पार्लियामेंट को जब हिरासत में लिया जाता है, या क्योंकि ये हमारा मुक़द्दस ऐवान है और वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अराकीन बैठते हैं, गुफ्त शनीद होती है, वहाँ पर जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कौमी असम्बली के स्पीकर की मर्जी, मंशा, उनकी इजाज़त के बगैर इस तरह से अराकीन पार्लियामेंट को हिरासत में लिया गया। सियासत ना बड़ा दिलचस्प गेम है, बड़ा दिलचस्प गेम है। होता यह है कि आज आप हुकूमत के अंदर हैं तो आपके अंडर जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस काम कर रही होती है, उसके एक्शंस को आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके हुक्म पर ही तमाम काम हो रहा होता है। और जो उस वक्त की अपोजिशन होती है वो कहती है कि जनाब ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है, ये तो गैर आईनी काम हो रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त नून लीग ये कहती थी कि यह गैर आईनी काम है, यह गैर कानूनी काम है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके अराकीन पार्लियामेंट को हिरासत में लिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि उस वक्त हुकूमत में थी तो वो उसको डिफेंड कर रही होती थी। आज सूरत हाल
तकरीबन वही है, लेकिन पार्टीज चेंज हो गई हैं। जो हुकूमत में थी वो अपोजिशन में आ गई है, जो अपोजिशन में थी वो हुकूमत में आ गई है। आज भी गिरफ्तारियां हुई तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद एहतजाज कर रही है और ये कह रही है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो पार्लियामेंट की जो है वो तजलील की गई है, अराकीन पार्लियामेंट की तजलील की गई है और मुस्लिम लीग नून इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिफेंड कर रही है। आज कौमी असेंबली के अंदर किसने क्या तकारीर की, जरा शॉर्ट सा क्लिप देख लेते हैं। फिर राशिद सोमरो साहब JUIF के रहनुमा हैं, JUI के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शिरजा मनसब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग की रहनुमा, और आगे चल के गजाला सैफी साहिबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले जरा गुफ्तगू सुन लेते हैं। पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, या आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। मुझे याद आती हैं एक एक करके, तो मैं हैरान था किस तरह 5 मिनट में जो सारी चीजें हुई, किस तरह असेंबली डिसॉल्व की गई, किस तरह ये उस वक्त तो आईन और कानून और जमहूरियत और कोई चीज नहीं थी पाकिस्तान में जी। इस तरह चीख चीख के कहने से कुछ नहीं होता, चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़ा ड्रामा बाज है। मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा जिस दिन ये लड़ाई छिड़ चुकी है। जनाब स्पीकर, कल यहाँ जनाब स्पीकर इस शरीफ आदमी ने रात यहाँ गुजारी है, सारी रात वो यहाँ बैठा रहा, यहाँ पड़ा रहा। ये सारे वाकयात को इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें। मेरे पे इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, ये उस कबीना में शामिल था जिसने मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, इसने उसके हक में वोट दिया हुआ है। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? ये किसने कहा था? परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है, और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे गवाह बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे। जनाब गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये हमारा मुक़द्दस ऐवान है और उसके मुअज़्ज़ज़ ये अराकीन हैं और ये पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए फ़ैसले करते हैं। वहाँ पर आइनी कानून साज़ी की जाती है और वो कानून साज़ी पाकिस्तानियों के लिए होती है, आवाम के लिए होती है। लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू होगी, यानी सियासत के अंदर रवादारी का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाएगी? इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। राशिद सोमरो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और शिरजा मनसब साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, नून लीग की रहनुमा है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर, अल्लाह का एहसान है, लेकिन थोड़ा परेशान हुई है जो मुकद्दस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन के जो आपस में मामला चल रहा है, ये तो हमारी फलाह बहबूद के लिए होता है मामला सर, तो परेशानी तो बनती है। आपने खतरनाक मौजू पर एक मासूम मौलवी को ले लिया है, मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ? अरे सर, अब मामला पाकिस्तान की सियासत का कुछ ऐसा है कि आप जब हुकूमत में होते हैं और ऑब्वियसली पुलिस आपके अंडर काम कर रही होती है, आप ही के हुक्म पर पुलिस बहुत सारे एक्शंस ले रही होती है, तो उसको डिफेंड किया जा रहा होता है। मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दौरा याद आ गया जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके गिरफ्तारियां की गई थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही थी, कह रही थी कि जनाब ये तो तारीख में पहली बार हुआ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी कि पार्लियामेंट के इस तकद्दुस को पामाल किया गया हो, लेकिन आज तो डिफेंड किया जा रहा है, आज तो तनाजुर बताया जा रहा है। सोमरो साहब क्या कहेंगे सर? भाईजान, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करूंगा कि बड़ी बड़ी पार्टियों की दावा करने वाली मजलिस आमला या अराकीन पार्लियामान को इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की शागिर्दी में आना होगा। हमने देखा है कि
किसी बड़ी जमात का कोई लीडर शहीद होता है तो पूरे मुल्क में आग लग जाती है। कभी तारीख को उठाकर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट गालिबन शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, प्लीज़ दोबारा कनेक्ट कीजिए। शिरजा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। शिरजा साहबा मुझे बताइएगा, देखें गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर पार्लियामेंट के अंदर से मौजूद अराकीन को हिरासत में लेना कल अगर जस्टिफाइड है, जैसा कि जस्टिफिकेशन उसकी पेश की जा रही है कि उसको जलसे से लिंक किया जा रहा है, तो फिर पहले जो हुआ था आप लोगों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो फिर अयाज सादिक आके कहते थे कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, ये तमाम चीजें हो गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक स्टांस होना चाहिए ना? देखिए, इसको जस्टिफाई नहीं किया गया बल्कि एक तनाजुर बताया गया और उसके बैकग्राउंड बताई गई। ये किसी पार्टी ने भी उसको जस्टिफाई नहीं किया और तमाम लोगों ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्लियामान का एक तकद्दुस है, हाउस की एक सैंक्टिटी है जिसको बरकरार रखना चाहिए। और स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे आपने देखा कि उसके ऊपर अमल दरामद भी किया, उन्होंने उसकी रूलिंग दी। जमहूरी और पार्लियामानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे कि जिन लोगों ने जो लोग इस चीज के जिम्मेदार है, चाहे वो पुलिस के हैं जो भी है, उनके ऊपर FIR भी होंगे। जी मैंने सुना, बिल्कुल जी कंटिन्यू करें। तो उन्होंने CCTV कैमरास भी मंगवाए ताकि पूरी चीज का उनको पता चल सके और तमाम जमातों के लीडरान को उन्होंने बुला के उनके साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी फौरी तौर पे जारी कर दी। लेकिन जहां तक ये बात है कि उसका इस बात का तनाजुर क्या है और इस जमात की हिस्ट्री क्या है, देखिए वो तो एक हकीकत है, उससे तो कोई मुंह नहीं फेरा जा सकता। मैं करूंगा उस पर डिटेल में बात करूंगा। मैं शिरजा साहिबा मैं इस पर जरा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि मुझे जलसे भी बात करनी है, लबो लहजे बात करनी। मैंने अपना इब्तिदाइया इंट्रोडक्शन पूरा इसी पे रखा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू आपने कोर्ट की, वो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, वो स्पीकर हैं हुकूमत के भी, हुकूमती नुमाइंदगान के भी यानी कायदे ऐवान के भी और कायदे हिस्ब इख्तलाफ के भी स्पीकर हैं। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी? जी, उन्होंने तो इस बात को जस्टिफाई किया है कि इसका तनाजुर वो जलसा है, तो क्या गलत को गलत से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो उसका एक बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट बताया, इन्होंने जिस वक्त एक कानून बन चुका था और कानून के मुताबिक जब इन्होंने नहीं किया तो गिरफ्तारियां तो होनी थी। अब ये लोग जब इन्हें पता था कि हमने उन 41 तुकात की खिलाफ वर्जी की है जिनके ऊपर ये मुआहिदा कर चुके थे, बिल्कुल कह चुके थे कि हमने ये फॉलो करेंगे, उन्होंने उनकी खिलाफ वर्जियां की, उनकी वायलेशन की। उसके बाद ये आके तो पार्लियामेंट में छुप कर, देखिए ये सियासत कर रहे हैं। सियासत अगर बहादुरी के साथ करनी चाहिए ना, अगर इतना बोले थे, इतनी बढ़के मारी, सिर्फ बढ़के टीवी के लिए और अपना स्क्रीन के लिए होती है, हकीकत में कहाँ गई वो बढ़के? जब इन्होंने खिलाफ वर्जी की तो इनको पता होना चाहिए था कि कानून तो अपने अमल में आएगा, कोई भी इंसान कानून से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में बैठ के शिरजा साहिबा मैंने यही बात बोली थी कि अगर CMKP या इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा, या चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, उसमें एक नून पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, दीगर जितनी जमातें हैं, अगर उनके जय्यद रहनुमा इस तरह से आके इस तरह बात करेंगे, इस लबो लहजे में बात करेंगे और फिर किसी भी वक्त अल्लाह ना करे 9 मई जिस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, फिर आप लोग कह देते हैं कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी लाना, अपनी गुफ्तगू के अंदर मिठास लाना, ये हर रहनुमा की जिम्मेदारी है, क्योंकि रहनुमा का मतलब होता है कि वो आपकी रहनुमाई कर रहा है। ये बात मैंने बिल्कुल दुरुस्त यहां पे बैठ के कही थी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कानून हरकत में आएगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना, आप इसको जस्टिफाई करेंगी या नहीं? मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। ये आज भी गलत है, कल भी गलत था और आइंदा भी हमेशा गलत रहेगा। पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको कायम रखना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और उसके अंदर जो रूल्स बने हैं उनको फॉलो करना। ठीक है, तो फिर अब ये जो वाकयात हुए हैं ये किसकी मर्जी और मंशा के से हुए होंगे? क्योंकि अयाज सादिक साहब तो कह रहे हैं कि जनाब मेरी तो परमिशन चाहिए होगी, अगर किसी अराकीन पार्लियामेंट को आप अरेस्ट कर रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें उनकी मर्जी तो छोड़ें, उनसे पूछना जरूरी होता है। तो फिर ये किसकी अहम हुक्म पर हुआ है सब कुछ? देखिए, हमने जब इसको अब एक दफा हमने मुजम्मत कर दी, अब जरा इसका तनाजुर भी आप देखें, करेंगे ना इस पे, जरा डिटेल में करेंगे बात। मैं चाह रहा हूं जब इन्होंने कानून तोड़ा है, ठीक है, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आके क्यों छुप गए?
ये कमरे 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 में क्यों छुपते फिर रहे थे? हम जिस वक्त 8 से भी ऊपर जब इजलास खत्म हुआ है, हम लोग सारे तब निकले हैं, तब कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब इन्हें पता था कि हमारी गिरफ्तारियां होनी है, इन्होंने जानबूझ के अपने आप को पार्लियामेंट, वो आपकी बात सही है शिरदा साहिबा। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे ना, आपकी गिरफ्तारी दे देते। बिल्कुल बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, अजीम शान आप लोगों ने जलसा किया था, बहुत बड़ा जलसा। क्या वो 8 बजे से पहले खत्म हो गया? मैंने मतलब 12 जलसे, हजारों जलसे कवर किए हैं, 16 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 8 बजे जलसा खत्म ही नहीं होता है, शुरू होता है 8 बजे। तब ये कानून नहीं बना हुआ था। अगर तब ये कानून बन तो फिर तो ये तो और बड़ा सवाल निशान है ना। ये तो देखें, जमहूरियत में जलसे करना, जुलूस करना, एहतजाज करना, ये तो हर जगह होता है। ये तो कानून पे ही सवाल है कि आप लोगों ने ये कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ये कानून इस वक्त सारों के लिए है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हमें इजाजत दें जलसे जुलूसों की, क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी आपको पता है दोबारा सर उठा चुकी है। दोबारा बहुत सारे इस तरीके के हालात हो रहे हैं। अब अमन आमा का नफाज जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एक पहली बात। दूसरी बात ये कि जलसे ठीक है, बहुत लेट चलते हैं ये वो, लेकिन कई जगह ऐसी आती है, कई वक्त ऐसे आता है जबकि इन चीजों को समेटना पड़ता है। जलसे का इनको टाइम दे दिया गया, इनको जगह बता दी गई। ये अगर इनको ये था कि हमने ज्यादा लंबा करना है तो पहले ये एप्लीकेशन दे देते कि नहीं इससे ज्यादा। इन्होंने अग्री कर लिया ना 41 नकात को। वो तो 6 बार आपने जलसे, उन्होंने खत दिया, उनको एनओसी नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा चले मिल रही है इजाजत, कर ही लेते हैं जलसा, बाद में देखिए। इन्होंने देखे ना, देखिए ये पत्थर इतने बड़े क्यों लेके गए? पत्थर से इतने बड़े, एक एसएसपी शदीद जख्मी हुआ है, पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव किया, वो क्यों किया? जब इन्होंने एक पुरअमन जलसा करना था तो ये क्यों इतने बड़े पत्थर? बिल्कुल, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर राशिद साहब भी मुझे दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं, फिर उस लबो लहजे का जिक्र करेंगे, उस अंदाज़े गुफ्तगू का जिक्र करेंगे जिसको कम से कम मैं तो कहता हूं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। आप तनकीद करें, हम यहां पर बैठ के मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से बड़े सख्त किस्म के सवालात करते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर, बदतमीजी में नहीं। वेलकम बैक जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राशिद सुमरो साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया है, कुछ कनेक्शन का इशू आ गया था। राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आप क्या कहते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तारियां हो सकती हैं अरकान पार्लियामेंट की विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर? सर, सबसे पहली चीज जो पहले आपने सवाल किया था, मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख रही है, तलख तजुर्बे रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावेदारों को, 70 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले लीडरान को मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की शागिर्दी में आना होगा। सब्र और तहम्मुल उनसे सीखना होगा, अंदाज़े गुफ्तगू उनसे सीखना होगा। कभी किसी जमात का लीडर शहीद होता है तो हम पूरे पाकिस्तान को जलता हुआ देखते हैं। कभी किसी जमात के मुंतखब वजीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट से घर भेजा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होते हुए हम देखते हैं। कभी पीटीवी पे हमला होता है, कभी पार्लियामेंट पे हमला होता है, कभी पूरे इस्लामाबाद को जलाया जाता है, कभी डीएसपी और एसएसपी को गले से घसीटा जाता है, कभी 9 मई के वाकयात आ जाते हैं। लेकिन 3 खुदकुश धमाके होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सब्र और तहम्मुल आपके सामने है। अपने अरकान पार्लियामान से लेकर एक जलसे से 70 कारकुनों के बैक वक्त बम धमाके में मिलने वाले जनाजे उठाते हुए भी पाकिस्तान की आइन की, जमहूरियत की और पाकिस्तान के एक एक चप्पे की हिफाजत की बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आते हैं। ये सियासत में आप अपने मुल्क को जलाएंगे, अपने इदारों को जलाएंगे, अपने अफसरान को मारेंगे, अपने मुल्क के इदारों को तहस नहस करने की बात करेंगे तो फिर ये सियासत नहीं रही। फिर ये जो इनकलाब की आप बात कर रहे हैं वो इनकलाब की बात है, और उस इनकलाब के बाद पता चल गया कि माशाअल्लाह से बातें तो बड़ी बड़ी इनकलाब की होती हैं, फिर पूरी रात हमें पार्लियामेंट में जाकर छुपना पड़ता है कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। इनकलाब वाले फिर गिरफ्तारियों से और शहादतों से डरते नहीं हैं। इनकलाब वाले फिर जान देकर गुजर जाते हैं और अपना नाम तारीख में रकम कर जाते हैं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारी बिल्कुल काबिल मजम्मत अमल है। किसी सूरत पार्लियामेंट के तकद्दुस का पामाल नहीं होना चाहिए, और स्पीकर ने इस पर जो एक स्टैंड लिया है बहुत अच्छा इकदाम किया है। लेकिन एक बात पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है, वो इस बात पे कि कौन से जलसे हैं
जो 2.5 घंटे और 3 घंटे में खत्म होते हैं। कौन से जलसे हैं जो 8 बजे खत्म हो जाते हैं सर, पहले मुझे ये बताएं। लेकिन ऐसी परमिशन को पीटीआई ने कबूल करके शायद समझा था कि हाँ, हम कर कोई लेते हैं मसला आगे तक, नहीं हाँ। होगा, लेकिन मुझे पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत में अंदेशा था कि 3 घंटे डाल के जो है वो मोहब्बत और इश्क में घारी कहीं ना कहीं लग गई है। लेकिन उस वक्त कानून नहीं था ना सर, अब तो कानून भी आ गया ना, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब तो कानून भी लेकर आ गए ना कि अब आप अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो 3 साल वरना 5 साल। लेकिन सर ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। हर एक को जलसे की इजाजत होनी चाहिए, इजहार आजादी का हक होना चाहिए, लेकिन गुफ्तगू के अंदर हमें आइन और कानून को सामने रखकर गुफ्तगू करनी चाहिए, न कि हमें अवाम को इस बात पर उकसाना चाहिए कि बस आओ लड़ो मारो और मार दो वाली कहानी। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन सियासी लीडर वो होता है जो कारकुनों को बचाकर चले। बिल्कुल सर, शाइस्तगी होनी चाहिए सर, रवादारी होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात, आप भी तो सर कर रहे हैं ना जलसे में। कारकुन को मरवाने की बात करता है, मैं उसको सियासी लीडर ही नहीं समझता हूं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सर इसको रिलेट इसलिए करूंगा क्योंकि देखिए आप भी अपोजिशन की एक बड़ी जमात हैं और ऑब्वियसली आप भी री इलेक्शंस के लिए, दीगर चीज़ों के लिए, 12 जुलाई के फैसले पे जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है उसके लिए, बहुत सारे मामलात के लिए आप एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं। लेकिन सर आपके साथ की जो जमात है, चलो उनका भी एक हक है, वो एहतजाज करें, बिल्कुल करें। लेकिन सर जो सीएम केपी ने जो लबो लहजे का इस्तेमाल किया है, जो गुफ्तगू की है, जिस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू उन्होंने अपनाया है, व्हाट डू यू थिंक सर, ये काबिल कबूल है? चलें पाकिस्तानी सियासत को छोड़ दें, इंसानियत में सर बड़ी माजरत के साथ, हमारी बदकिस्मती मैं कहूं, हमारे मुल्क के लिए बदकिस्मती कहूं, बड़ी माजरत के साथ कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग एक सूबे के वजीर आला बन गए हैं, जिनकी हैसियत जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल के लीडर बनने की न हो, और आप उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाएंगे तो फिर नताइज तो यही निकलेंगे। जब आप मुल्क के लिए बात करने वालों की, आइन की बात करने वालों की, जमहूरियत की बात करने वालों का रास्ता रोकेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को साइड पर रखने के लिए अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को सर पर बिठाकर सिर्फ इसलिए आप चीफ मिनिस्टर हाउस तक ले जाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को आपने आंखें दिखानी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये दाढ़ी और पगड़ी वाला अमेरिका को कबूल नहीं है, तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासत को कबूल नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान आलमी इस्तेमार को कबूल नहीं है, तो हमारे दाएं बाएं घूमने वालों को भी कबूल नहीं है। फिर जब वो मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता रोकने के लिए डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को आगे लाएंगे, तो हजरत फिर आप उससे खैर की उम्मीद रखेंगे? आप उनसे फिर अली अमीन गंडापुर है ही इसी लेवल ये इनफरादी हैसियत में तो नहीं हो सकता ना ये लबो लहजा, ये गुफ्तगू, क्योंकि आज खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि हैसियत में बनाया गया है। मेरा आपसे सवाल है, नहीं मैं तो सर मेरे सवाल का अगला हिस्सा भी तो सुने ना। ये एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी मैं यही सवाल आपसे कर रहा था, बिल्कुल मैं यही सवाल कर रहा था, क्योंकि आज जब खान साहब की सहाफियों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जो माफी मांग रहा है भाई वो बुज़दिल है, वो ना उनको बुज़दिली और इस सारी चीजों के पैमाने में देखने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। तो सर ये तो पार्टी पॉलिसी हो गई ना सर, ये इसका जवाब तो खान साहब खुद देंगे। मैं समझता हूं बड़ी माजरत के साथ पीटीआई के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, अच्छे माहौल में चल रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि आज हमारे सियासी वर्कर के अंदर जो इक़्तिदार ख़त्म हो गया है, सियासी वर्कर के अंदर जो लबो लहजे में सख्ती आ गई है, सियासी वर्कर के अंदर जो गालम और गलोच की बात आ गई है, ये खान साहब जब से सियासत में आए हैं, उन्होंने एंट्री दी है, उन्होंने सियासी वर्कर को ये लबो लहजा दिया है। जब तक इमरान खान साहब सियासत में नहीं थे या इमरान खान साहब इस लेवल पे नहीं थे, तो सियासी अक़दार थे, बर्दाश्त थी, एक दूसरे के हाँ आना जाना, इज्जत एहतराम, एक दूसरे के साथ इलेक्शन के दिन पे भी पोलिंग स्टेशन पे एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से हाल अहवाल पूछना, ये सियासी अक़दार थे हमारे। जो सियासी अक़दार खान साहब के आने के बाद तब्दील हुए हैं, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को अपने सियासी वर्करों को अक़दार देने चाहिए, न कि इस तरह का लबो लहजा। सर वो डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो माफी मांग रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये गलत है, ये लबो लहजा जहर कातिल है एक सियासी वर्कर के लिए, ये लबो लहजा जहर कातिल है एक सियासी लीडर के लिए। तो खान साहब के इसी लबो लहजे ने तो आज पाकिस्तान की सियासत सर मौलाना साहब के लिए क्या कुछ नहीं कहा, मैं तो सर उसको रिपीट करना, मैं उस जमाने में भी ये बात करता था कि ये तरीकेकार नहीं होता है कि इस तरह से किसी भी सियासी लीडर को पुकार। तो सर मैं मुज़ाकरात क्यों कर रहा हूं?
उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने मना किया कि मौलाना साहब को ऐसे मत बुलाया करो, लेकिन मैं फिर भी बुलाऊंगा। नहीं सर, फिर बात ये है कि आपके तो लीडर है ना, फिर आप मुज़ाकरात कैसे, फिर ये तहरीक को आगे कैसे लेके जाएंगे? आपके कुछ पॉइंट्स पर उनके साथ मुज़ाकरात चल रहा है। सर देखें, हमने एक चीज तो ये तय कर ली है कि हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसमें आपने देख लिया कि पशीन में, कराची में, पेशावर में, बहावलपुर में, लकी मरवत में और परसों लाहौर में जो हमने जलसा किया है, पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े इज्तिमात थे। अब 14 अक्टूबर को हम मीरपुर खास जा रहे हैं, नवंबर के आखिर में हम सक्खर जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से बड़ी स्ट्रीट ताकत रखने वाला कोई लीडर नहीं सर, है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी जरूरत हो सकती है, आपको क्यों है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत? मेरी यार सुने ना, अब अपोजिशन में हम बैठे हैं, वो भी अपोजिशन में बैठे हैं, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं। वहां कानून साजी होगी, वहां मामलात होंगे, जिसके लिए अपोजिशन का मुत्तफिक होना जरूरी है। और जो चीजें अब तक 16 साल में हुई हैं, हमारे एक सीरियस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर हैं, उस पर वो वजाहत दें। और उन्होंने जो हमें 16 साल गालियां दी हैं उसको वो साफ करें। तो सियासत के अंदर तो हम वही तशनगी जो थी उसको वापस तशनगी को वापस ये तो वो ख्वाहिश हो जाएगी ना, कि हमारी मोहब्बत से और हमारे रवादारी से तारीख इंसाफ के लबो लहजे में भी कुछ नरमी आ जाए। बाकी उनके साथ जो भी मामला सर, जो आपने भी आखिरी तकाजा किया है कि लबो लहजे में नरमी आ जाए, वो जो पुराने बयानात हैं उस पर माफी मांगी जाए, तो सर ये तो अभी उससे ज्यादा सख्त बयानात तो परसों के जलसे में वो तो कह रहे हैं कि भाई माफी जो मांग रहा है वो बुज़दिल है। तो इसका मतलब ये तो फिर एक अजीब सी ख्वाहिश हो गई ना, जो अमल हो ही नहीं सकता इस पे। ऐसी गुफ्तगू की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं शिरजा साहबा को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। शिरजा साहबा, ये पाकिस्तानी सियासत, हम तो एज अ जर्नलिस्ट हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। 16 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस हो चुका है, बड़े जलसे देखे हैं, बड़ी गुफ्तगू देखी है, नून लीग के मामलात भी देखे हैं, पीपल्स पार्टी के मामलात भी देखे हैं, नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में आते हुए भी देखा है, हुकूमत से जाते हुए भी देखा है। लेकिन इस तरह के तर्ज अमल, स्टेज पे खड़े होकर इस तरह से बात करना और एक सूबे के वजीर आला के होते हुए बात करना, मेरे लिए तो ये नई बात थी। देखिए, ये बहुत ही तफ्तीशनाक बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, जिस तरीके की उनकी क्रूड और वल्गर बदतमीजाना लैंग्वेज थी, जिस तरीके की उन्होंने इंसिनुएशन की और जो उनका लबो लहजा था, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये भी देखें, उन्होंने ना खवातीन को छोड़ा, ना जर्नलिस्ट को छोड़ा, ना इन्होंने किसी इदारे को छोड़ा, इन्होंने ना ही अपनी जो सीएम पंजाब है, जो भी एक खातून है जो बहुत अच्छा काम कर रही, उनके बारे में उन्होंने इतनी बदतमीजी की गुफ्तगू की। तो इसकी बिल्कुल मजम्मत करना तो मेरा ख्याल है छोटी बात है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इनका जो लीडर है उसने उन लोगों की मजम्मत की जिसने उनकी मजम्मत की थी। उसने कहा कि वो लोग मेरी पार्टी में रहने के काबिल नहीं है। उसने कहा कि वो लोग जो है बुज़दिल हैं। कल तो हर कोई मजम्मत कर रहा था, मेरे शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे नहीं जनाब नहीं होना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ ये तो वो या तो वो बुज़दिल हैं और उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए आज की पॉलिसी बयान के मुताबिक। तो अब वो तो अब अपनी सारी बातों पे वापस चले जाएंगे ना, बेचारों को यू टर्न लेना पड़ेगा, जो कि आज उन्होंने लेना भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कोई मजम्मत नहीं। और ये जो लबो लहजा और ये सारी चीजें देखिए, ये आज की नहीं है। ये इमरान खान बहुत देर से नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा, ये इससे पोलराइजेशन को इस हद तक हमारे मुल्क में पहुंचा दिया है कि घर घर के अंदर इसने नफरत फैलाई है, माँ और बाप के बीच में, बेटे और बच्चों के बीच में। ये इसकी नफरत घर घर है। आज तक कभी दोस्तों की महफिलों में या खानदानों की महफिलों में इस किस्म की आपस में गुफ्तगू नहीं हुई जो कि इसकी लीडरशिप के अंदर इसने इनकरेज की। और आपको वो वक्त याद होगा जब ये हुकूमत में थे तो ये उन लोगों को इनकरेज करता था और उनको ज्यादा ओहदे बड़े देता था जो जितनी ज्यादा टीवी पे बैठ के आउटस्पोकन थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिरजा साहब, मैं जरा राशिद साहब से पूछना चाहूंगा ये ज्यादा बेहतर तरीके से। ये सर ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब 9 घंटे कहाँ थे, कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही थी? माफी मांगने गए थे सर, माफी मांगने गए सिक्योरिटी की मीटिंग में सर, माफी मांगने गए थे जी। तो वो जैमर लगे बेचारे ने पांव पकड़े होंगे कि गलती हो गई जी, मैं
پڑھتے جذبات میں کچھ زیادہ بول گیا. اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں سر یا پھر سر وہ بھی پارلیمنٹ کی طرح کوئی کمرہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں چھپ جاؤں. اچھا تو سر بات پھر وہیں پر ہی آتی ہے کہ جو ہمیں تو لگ رہا تھا, مجھے سر وہ وقت یاد آ گیا, آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی موومنٹ جب یہ پاکستان اور لندن والا یہ ڈسٹنگوش نہیں تھی, ایک ہی تھا, تو ان کے قائد بیان دیتے تھے, یہاں پر دیگر رہنما کہتے تھے آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس بیان کو کوٹ کیا ہے, میڈیا پہ ہی وہ چڑھ دوڑتے تھے کہ جناب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کو لیا ہے. تو اب تو اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے نا, جو بات کہی ہے اس کو انڈورس کر دیا آج انہی کے بانی نے. سر میرا خیال یہی ہے کہ میں نے جو پہلے گفتگو کی ہے اب بھی یہ کہتا ہوں کہ لیڈر کو اپنے کارکنان کی, عوام کی بہتر تربیت کرنی چاہیے, بہتر اقدار دینے چاہیے, اچھے اخلاق دینے چاہیے. یہ لب و لہجہ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی ورکر کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اب اس پہ بہتر انداز میں وضاحت تو پی ٹی آئی کے دوست ہی دے سکتے ہیں کہ خان صاحب کی گفتگو کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ بہت مواقع پر اختلاف رائے کیا ہے, بلکہ زیادہ تر جمعیت علماء اسلام نے وقت اپوزیشن میں گزارا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود لیڈر آف دا اپوزیشن رہے ہیں. ہم نے 13 دن کے لانگ مارچ کیے ہیں, ہم نے 13 اور 17 ملین مارچ کیے ہیں, سپریم کورٹ کے باہر ہم نے مظاہرے کیے ہیں. لیکن آپ نے کبھی مولانا فضل الرحمان کی زبان سے, جے یو آئی کے کسی کارکن کی زبان سے اس طرح کا لب و لہجہ نہیں سنا ہوگا. بلکہ ہمارے مظاہروں کے درمیان آپ میڈیا والے رپورٹ کر رہے تھے کہ میٹرو بس چل رہی تھی اور دونوں ٹریک پر جو ہے وہ کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی, لیکن آپ کی میٹرو ٹرین نہیں رکی. یہ جمعیت علماء اسلام کے مظاہرے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایمبولنسوں کو بھی راستے مل رہے تھے. تو جب ہم اسلام آباد دھرنے سے اٹھے تو صبح کو ہم نے روڈوں کو جھاڑو لگا کر, صفائیاں کر کے, روڈ کلیئر کر کے, اور اس کے بعد ہم گئے ہیں. صفائیاں تو ویسے وہ 126 دن کا جو دھرنا تھا اس میں بھی ہوئی تھی, لیکن وہ کپڑوں کی ہوئی تھی, پھر ان کو سکھایا بھی گیا تھا. پھر میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. اللہ ایسے دھرنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا سر, اس کے بعد پھر حالات کیسے چلیں گے؟ پھر غزالہ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنا, ان سے بھی ذرا ان کا. لیکن سر ابھی جو معاملہ ہوا ہے, اب جو یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے, اس کے بعد پھر مذاکرات کی جو بات ہو رہی تھی, معافی کی بات ہو رہی تھی, یہ آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ تو پھر بڑا عجیب معاملہ اس وقت ہو گیا سر. راشد صاحب سر اب یہ تو پی ٹی آئی بتائے گی کہ معاملات کیسے آگے چلیں گے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک کو احتجاج کا حق حاصل ہونا چاہیے, جلسے کا حق حاصل ہونا چاہیے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنی آواز عوام تک پہنچانے کا حق حاصل ہونا چاہیے. ہاں, ہمارے لب و لہجے اس طرح نہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ ہم اتنے حدود کراس کر جائیں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو, جمہوریت کو نقصان ہو. یہ لب و لہجہ جو ہے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے. بالکل. غزالہ صاحبہ نے بھی مجھے جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. غزالہ صاحبہ, سب سے پہلے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر جو گرفتاریاں ہوئیں اس کی مذمت کی جا رہی ہے, نون لیگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے, اسپیکر کی طرف سے بھی بیان آئے گا. لیکن اس سے پہلے میں آج ایک اور خبر آئی کہ خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو معافی مانگ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا رہنما نہیں ہو سکتا, وہ بزدل ہے. تو کل تک تو میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف رہنماؤں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا لب و لہجہ, ان کا انداز گفتگو صحیح نہیں تھا. اب ایک خود خاتون ہیں, انہوں نے خواتین جرنلسٹ کے بارے میں, انہوں نے ایک سی ایم جو کہ خاتون ہیں ان کے بارے میں, آپ کی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جس لب و لہجے کا استعمال کیا, آپ ڈیفینڈ کریں گی ان کو یا نہیں کریں گی؟ دیکھیے, لب و لہجے کا استعمال جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے, اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مگر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایک جلسے کی ٹائم دے دیا گیا اور 6 دفعہ کے بعد جب اس کو منع کرنے کے بعد اب جلسے کی اجازت ہو گئی اور جلسہ شہر سے باہر بھی ایک جگہ رکھا گیا کہ جہاں شہر ڈسٹرب نہ ہو, تو پھر شہر کو کیوں ڈسٹرب کیا گیا؟ چاروں طرف سے کنٹینرز لگا کے, مری کا بھی راستہ بند, ہر ایگزٹ ہر انٹری کلوز کر دی گئی, لوگوں کا پہنچنا محال کر دیا. میلوں لوگ پیدل چل کے ڈی ٹور کر کے الگ الگ گلیوں سے گول گھوم کے جلسہ گاہ تک پہنچے, اس میں ڈیلے ہوئے وہ لوگ.
अब जब डिले हुआ, आपने लोगों को इतना इस्तीग़फ़ा क्यों किया, इतना आपने उनको गुस्सा क्यों दिलाया कि हर आदमी में वो तहम्मुल, वो मिजाज नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। एक तो आप सुइयां चुबाए तकलीफें दें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि कोई कुछ नहीं करे। आप मरियम नवाज को देखिए कि जितने जलसे हैं उनकी पूरी आप देख लीजिए ना, वो किस तरह से बातें करती हैं। अच्छा चलो, मैं एक सेकंड के लिए अगर बोलूं ना गजाला साहब, सलमान साहब एक सेकंड, मैं आप ही के सवाल को आप ही कंटिन्यू करेंगे। बस मैं एक चीज कह रहा हूं कि वो गलत है, जैसे आप कह रही है ना, मैं इसको भी मान लेता हूं कि जो कॉर्डन ऑफ किया गया ये भी गलत था, जो कोई और करता है वो भी गलत होता है। तो आप तो कहते हैं ना कि हम तो रिवायती सियासतदान है ही नहीं, हम तो गैर रिवायती हैं, जब भी तो आपने तब्दीली का नाम दिया था। तो फिर गलत को गलत से जस्टिफाई ना करें ना आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं गलत को बिल्कुल गलत से जस्टिफाई नहीं कर रही, मगर ये कूफियों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी कि एक दफा बुला लिया, फिर रास्ते बंद कर दिए, फिर उसके बाद उन्हीं पे इल्जाम लगाया कि जो जख्मी थे। ये कोई बात नहीं है। देखिए, अगर इनकी हुकूमत मिल गई है बाय होप और बाय ग्रुप, तो इनको एटलीस्ट कोई तो कहीं तो ज़ाब्तों में रह के कहीं तो कोई अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि अभी जलसा खत्म नहीं हुआ तो रातों रात सारे एमएनएस को उठा लिया गया, उनकी डेस्टिनेशंस नहीं पता, और इस तरह गिरबानों को पकड़ के खींचा गया। ये कोई शराफत वो तो अयाज सादिक साहब ने भी आज इसकी मजम्मत की है। मैं तो खुद यहाँ पे कह रहा था, ये मुकद्दस ऐवान है, ये हमारे मौजूद अराकीन है, ये सुमरो साहब भी इस सारी चीज को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हमने पहले जो सेगमेंट नई रीड डली है, मेरे ख्याल में इससे पहले तो नहीं ऐसा हुआ है, आप ही के दौर में भी हुआ है, मैं आपको बता दूं आपके दौर में हुआ है ये। इस हद नहीं, इस तरह कोई अरे उसकी वीडियोस मौजूद है, आप लोगों ने दरवाजे तोड़ तोड़ के निकाला बंदों को। के ऊपर अगर एलिगेशन हुए और अगर कोई केसेस हुए वो अलग, ये तो पार्लियामेंट से निकाल के उठाया गया, पार्लियामेंट से। जी सुमरो साहब भी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल। हर चीज में पीटीआई का कसूर है, आपने आवाम को मस्त करने की कोशिश की। नहीं, मैं आपको एक चीज कह दूं, जो आप कह रहे हैं ना माजी में नहीं हुआ, माजी में हुआ है, वो आप ही के दौर के अंदर हुआ है। जिस तरह से मौलाना साहब को पकड़ा गया था, मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात नहीं कर रहा, वहां पर लोग मौजूद थे, आयत सादिक वहां पर मौजूद थे, ये सब कुछ हुआ है और ये कैमरे पर आया है। ऐसा नहीं है कि कैमरे पे वीडियोस नहीं है, कैमरे पर हुआ है ये, उसकी भी मुजम्मत होनी चाहिए। अगर आप कल की मुजम्मत कर रही हैं, आपके दौरे हुकूमत के इस फेल की। और ये देखिए, मैंने आपसे पहला जुमला क्या कहा सलमान साहब, मैंने आपसे पहला जुमला कहा कि अल्फाज का चुनाव सही नहीं था। नहीं, मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ, आपके दौर में जो हुई गिरफ्तारी। नहीं, मैं अल्फाज के चुनाव की बात जी, आपने जी, की ना जी, जी, जी। तो अल्फाज का चुनाव बेशक सही नहीं था, मगर वो जिस तरह से कंडेम किया गया उस जलसे के पूरे प्रोसेस को, जिस तरह उसको रोकने की कोशिश की, और ये लोग ज्यादा थे, आम लोग कम लोग नहीं थे, दूर दूर गांव लोग नहीं बात कर रहे थे। मैं गजाला साहब यही तो बात कर रहा हूँ। देखें लोग, मैं चले बोल दूं कि सारा पूरा पाकिस्तान भी होगा, तो ये गुफ्तगू तो जस्टिफाइड नहीं है ना, आपके साथ गलत हुआ। ये जस्टिफाइड अगर नहीं है जो गुफ्तगू, तो इतना तंग मत करो ना लोगों को। तो अगर तंग हो गए तो फिर ये गुफ्तगू होगी, मतलब फिर तो आप जो जस्टिफाई, गजाला साहब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने हमारे लोगों को आने नहीं दिया, लोगों मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, औरतें रास्तों में रह गई, बड़े हमें बड़ा अफसोस। तो अच्छा, अगर ये सब कुछ होगा तो आप खवातीन जर्नलिस्ट को बुरा भला कहेंगे, आप कहेंगे तू नोट दिखा मेरा मूड बने, ये बात करेंगी। मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता। जर्नलिस्ट का तो उन्होंने कोई नाम ही नहीं लिया। अरे हमारे पास शॉर्ट पड़ा हुआ है, ऐसा नाम ना लिया, नाम नहीं लिया उन्होंने। कब खातून जर्नलिस्ट का नाम लिया खुदा के बाद? अरे नाम नहीं लिया, सलमान साहब। अरे नहीं, मैंने नाम की बात नहीं की, मैंने कहा उन्होंने ये कोर्ट किया ही नहीं किया। आप चलें इसको डिनाई करते, फिर मैं शॉर्ट चला दूंगा। खवातीन का नाम लेके नहीं किया, खवातीन जर्नलिस्ट का नाम लेके नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने खवातीन जर्नलिस्ट बोला है। मैं आपको फिर बात, उन्होंने जर्नलिस्ट को कहा कि कुछ लिफाफी जर्नलिस्ट हैं जो कि पैसे लेते हैं और ये वो, मगर उन्होंने खवातीन का नाम लेके नहीं कहा। कुछ खातून मरियम नवाज साहिबा का नाम लेके कहा उनके बारे में। नवाज तो इमरान खान को नौकर समझती है, मरियम नवाज तो इस तरह नाम लेती है इमरान खान का जैसे वो कल उनके मुलाजिम था और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। चलें एक सवाल का और जवाब दें, फिर मैं सुमरो साहब देख लीजिए ना, उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास। ठीक है, हमारे पास होती है, हम चलाते हैं, लेकिन हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। मैं सुमरो साहब की तरफ जाऊंगा। अच्छा, आप सुने तो सही ना, सुने। अरे मैं टाइम की किल्लत है गजाला साहिबा, मैं चाह रहा हूँ, मगर जब आप किसी को इतना ज्यादा पीसेंगे, तंग करेंगे, तो हर एक में वो बस नहीं होता कि अल्फाज का चुनाव। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, 2 हफ्ते का टाइम सीएम केपी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि अगर खान साहब को रिलीज नहीं किया गया तो हम रिलीज करवाएंगे। ये 2 हफ्ते के बाद का रोड मैप जरा मैं जानना चाहूंगा आपसे। गजाला साहब ये बताइए क्या है? कोई ऐसा, देखिए
یہ جذبات میں کہیں بھی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ ابھی ایک لیڈر آپ نے بلا وجہ اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, سارے کیسوں سے وہ نکلا ہوا ہے, اب نئے نئے کیس تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو بند کریں, تو وہ آپ کے پاس جواز ہے نہیں, آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, میں تو چاہ رہا ہوں آپ نکلوائیں گے کیسے؟ رکھیں. اب آپ کا یہ دیکھیں نا, اگر آپ نیگوسیشنز پہ چاہتے ہیں, اگر آپ بات چیت پہ چاہتے ہیں, تو ایک اسٹیک ہولڈر ہے عمران خان بھی, ایک بڑی پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہے, تو ان کو ضرورت ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کیجئے, جب کوئی گراؤنڈ ہی نہیں بچے آپ کے پاس ان کو رکھنے کے. تو ٹھیک ہے, اور ریلیز نہیں ہوتے تو 2 ہفتے میں کیسے ریلیز کروائیں گے یہ بتائیں؟ مطلب ایک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بھی اپنے, ارے میں نے بات مان لی, میں کہہ رہا ہوں کرائیں گے کیسے یہ تو بتائیں نا, یہ تو بات میں نے مان لی غزالہ صاحبہ. بھئی انہوں نے کب کہا کہ میں ایسے کراؤں گا ویسے کراؤں گا؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اچھا آپ کی بات کو نا پھر میں سمرو صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن میں ایک شارٹ آپ کو سنانا چاہوں گا جس میں آپ نے کہا کہ خواتین جرنلسٹ کا نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سنا ہو, لیکن ذرا سنیں. جی کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو صحافت کر رہی ہے, میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے, میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. مجھے بتائیے, یہ کر رہی ہیں صحافت, یہ جو کر ہے مذکر مؤنث کی غلطی ہو جاتی ہے. اچھا ویسے آپ لوگ کمال ہیں. سمرو صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ جی انہی کے دور حکومت میں پارلیمنٹ لاجسٹکس جی مجھے یاد ہے, دعویٰ بولا تھا. بالکل بالکل. انہی کے دور حکومت میں ہمارے ایم این ایز کی پگڑیاں اتاری گئیں سروں سے. انہی کے دور حکومت میں ہمارے سینیٹرز اور ایم این ایز کو گھسیٹ کر تھانوں میں لے جایا گیا, اور پوری رات ہمارے ایم این ایز ایم پی اے سینیٹر صاحبان تھانوں پر تھے, اور صرف اس بات پر کہ ہمارے ایوانوں سے تھوڑی کھینچا گیا. وہ پارلیمنٹ لاجز ایوان کے اندر نہیں ہوتے. پارلیمنٹ لاجز ایوان کا حصہ نہیں ہے. کیا نہیں کیا انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ کر, کیا نہیں سماج ڈالا ان لوگوں نے پارلیمنٹ لاجز میں؟ کس نے, کس کی بات کر رہی ہیں؟ کو نہ ہی نکالیں تو بہتر. اچھا غزالہ صاحب بتا رہی کس کی بات؟ ایک ایم این اے نے اپنے پارٹی کے کارکنوں کو کھانا دیا تھا, اور تو کچھ نہیں کیا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا تھا. اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں سمرو صاحب, آپ لوگوں میں کو آگ نہیں لگائی تھی, اسلام آباد کی سرکاری گاڑیوں کو نہیں جلایا تھا اسلام آباد میں. اچھا سمرو صاحب میں تو یہ بھی پوچھ رہا ہوں, دیکھیں آپ لوگ دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اور آپ لوگوں کے درمیان ہی اگر اتنے اختلافات ہیں تو جو تحریک لے کے چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے پھر سمرو صاحب؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو واضح کر دیا کہ ابھی ہمارے اور ان کے درمیان, آپ کو ڈائریکٹلی نہیں دے رہی, میں تو آپ کے سوالوں ارے تو ڈسکشن تو ہو رہی ہے نا, ڈسکشن تو ہو رہی ہے نا غزالہ صاحبہ. ہاں جی میں عرض کروں ہمارے اور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, آپ دعا کریں کہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچیں. ہم چاہیں گے کہ ملک کے لیے, میں تو چاہ رہا ہوں سارے ایک ہی پیج پر آ جائیں تاکہ عوام کا بھلا ہو نا سمرو صاحب. انشاءاللہ ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی انڈورس کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کو ایز اے پاپولر پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا غزالہ صاحبہ میں آخری سوال آپ سے, پھر مجھے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے, آج خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اب کوئی بات چیت مذاکرات نہیں ہوں گے, بہت ہو گئے مذاکرات, بات چیت ہو گئی یا جو بھی ہوگا. کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے تھے کہ جو جلسہ ہوا ہے نا یہ ٹاکس کا نتیجہ ہے, یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے, لیکن لب و لہجہ جو تھا وہ اس کی عکاسی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مذاکرات کا نتیجہ ہوگا. ناؤ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں ہمارے چیئرمین, وہ اس وقت جیل میں ہیں, ان کی رسائی نہیں ہے نہ کسی ٹیلی ویژن سے نہ کسی میڈیا ہاؤس سے. وہاں اگر جرنلسٹ نے کوئی ایسا سوال پوچھا جس کے ان کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا ہو, اور وہ کہہ دیں ایسی چیز کہ ہاں جی کیونکہ علی امین گنڈا پور ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں اور صوبے کے ایک چیف منسٹر ہیں, تو اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی علی امین گنڈا پور کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے صحیح ہے, تو اس کو پھر غلط اس میں نہ لیں, کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے بیک گراؤنڈ کچھ باتوں کا نہ پتا ہو, کچھ الفاظ کا چناؤ. مگر آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل جو اٹیک ہے وہ پاکستان, اب عوام نے انڈورس کیا, لاکھوں کا مجمع جمع ہوا, مختلف شہروں گاؤں قریوں محلوں سے لوگ آئے, پیدل چلے کیونکہ سارا کنٹینر سے راستے بند تھے. اب اگر راستے ہی بند کر دیے گئے اور پھر راستہ دینے کی کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی تھی, تو لوگ جو تھے وہ بڑی مشکلوں سے پہنچے ہیں, جس میں ڈیلے ہوا. اب ڈیلے ہوا اور تکلیف اٹھائی
اور پوری 24 گھنٹے لوگوں نے سفر کر کے وہاں پہنچے اس جلسے کو، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جلسہ ہونا ہے 8 ستمبر والا. تو اگر وہ وہاں تو اس کی پاپولیرٹی سے جلنے میں اچھا میرے پاس وائنڈ اپ کرنا ہے غزالہ صاحبہ، لاہور کا جلسہ ہوگا، لاہور کا ہوگا جلسہ اب جو صورتحال بن گئی؟ دیکھیے اب یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس تاریخ پہ رکھیں گے، تو وہاں سے آبویسلی اجازت نامے اور تمام پروسیجر تو ہوگا. آج کی گفتگو اب ایسے دھاندلی تو نہیں ہوگی نا، یہ آپ لوگ جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں سوال کر رہا ہوں، تو آئے گا اور یہ میں سوال کر رہا ہوں. جلسہ تو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے کسی بھی پاکستانی یا جمہوری نظام کی، کہ وہاں پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ اپنا جلسہ کرے. اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا اور پیپلز پارٹی بھی جا کے کر لے خیبر پختونخوا. تھینک یو سو مچ. غزالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شرزا منصب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو کل اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.